नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका फाइनल टेस्ट 2 देख रहे थे, जो एक फुल लेंथ टेस्ट है। अपन सब क्वेश्चन देख चुके हैं, बस अपनी साइकोलॉजी के जो 20 क्वेश्चन है वो बचे हुए थे। आज की क्लास में हम जो है साइकोलॉजी के वो 20 क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस व्यक्ति में सामाजिक की अपेक्षा मूर्त बुद्धि होने की संभावना अधिक है। सामाजिक बुद्धि किसमें पाई जाती है? जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा होता है, जैसे कोई नेताजी है, कोई पत्रकार है, ठीक है, कोई जो है दार्शनिक है, उनमें ये बुद्धि पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि। ठीक है। मूर्त बुद्धि किसमें होती है? जो हस्तकला में निपुण होता है, हस्तकला में निपुण होता है। ठीक है। दूसरा मतलब कह सकते हैं जो कुशल कारीगर होता है, उसमें पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि मूर्त बुद्धि होने की अधिक संभावना किसमें, तो उस उत्तर हो जाएगा प्लम्बर। प्लम्बर मतलब जो पानी का जो है लीकेज वगैरह जो है उनका काम करता है, उसको प्लम्बर कहते हैं। तो ये कुशल कारीगर हो गया या हस्तकला में निपुण हो गया, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ये आपका सामाजिक बुद्धि हो गई। ठीक है, ये भी सामाजिक बुद्धि हो गई। और चित्रकार वैसे तो सामाजिक के नहीं आता, ये अमूर्त बुद्धि में आता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये बोला है कि मूर्त बुद्धि सबसे अधिक प्लम्बर में होने की संभावना है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नई जो सेकंड ग्रेड है उसके लिए भी। और साइकोलॉजी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको अगर आप देखे जाते हो ना, फिर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और साइकोलॉजी की अलग से अपन सीरीज भी चलाएंगे अगर 5-10 दिन अपने पास बचते हैं एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन, थोड़े से मुंह में छाले हो रखे हैं इसलिए बोला नहीं जा रहा अच्छे से, तो आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखें। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि असुमेलित छांटिए। इधर देखो 3 मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वैसे क्लियर हो जाएगा एक साथ। त्रिकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयरमैन का। बिल्कुल सही है। द्विकारक भी इन्हीं का ही है, द्विकारक सिद्धांत भी इन्हीं का है। त्रिस्तरीय सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत है ये आपका असुमेलित है। त्रिस्तरीय सिद्धांत जो आपका ये कैरोल का है। किसका? जेबी कैरोल का। ऑप्शन भी बहुत अच्छा दिया है केटल, लेकिन जेबी कैरोल का है। केटल का तरल वह जो है आपकी जो ठोस बुद्धि सिद्धांत है वो है इसका, ठोस बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो ध्यान रखें, क्यों हो सकता है कोई शब्द सही से नहीं बोला जाए क्योंकि छाले हो रखे हैं बहुत ज्यादा। त्रिआयामी सिद्धांत, इसको जो है संरचना मॉडल भी कहते हैं, बुद्धि का संरचना मॉडल भी कहते हैं, और ये गिलफोर्ड ने दिया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। फिर त्रितंत्रीय सिद्धांत ये स्टर्नबर्ग ने दिया। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो है त्रिस्तरीय जो है जेबी कैरोल होगा ना कि केटल का जो तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत है। पूरी की पूरी साइकोलॉजी जो है प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, एक बार आप जरूर देखें। लगभग चांस है कि आपके जो है सारे क्वेश्चन वहां से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनोज की जो तैथिक आयु है वो गौरव की मानसिक आयु के बराबर है। मतलब मनोज एम लिख देते हैं, उसकी जो तैथिक यानी क्रॉनिकल एज है वो गौरव यानी कि जी की मेंटल एज के बराबर है। गौरव की मेंटल एज के बराबर है। ठीक है। यदि गौरव की तैथिक आयु 10 वर्ष है तो आपको पता है ये जो बुद्धि लब्धि है उसका सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि ये होता है आपका एम यानी कि जो मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज इंटू 100। क्रॉनिकल मतलब तैथिक आयु। अब गौरव की तैथिक आयु 10 वर्ष है, तो गौरव की 10 तैथिक यानी कि ये वाली 10 वर्ष, एम ए मेंटल एज पता नहीं है, गुणा 100, और उसकी बुद्धि लब्धि 120 है, तो 120 के बराबर रख दो बुद्धि लब्धि। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है अपन को ध्यान में रखना है, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो इधर बच गया 12। तो मेंटल एज क्या आ गई? गौरव की मेंटल एज आ गई 12। अब गौरव की मेंटल एज जो है वो क्रॉनिकल एज है मनोज की, तो मनोज की क्रॉनिकल एज क्या हो जाएगी? 12 वर्ष। ठीक है। अब बोला है कि मनोज की मानसिक आयु यानी कि मनोज की मेंटल एज 12 वर्ष है, क्रॉनिकल भी कितनी है? 12। तो 12 बट्टा 12 गुणा 100, 12 से 12 कट जाएगा तो 100 आ जाएगी बुद्धि लब्धि। और 100 बुद्धि लब्धि जो है औसत स्तर की होती है। किस स्तर की? औसत स्तर की। तो ये गणित का सा क्वेश्चन है, अच्छे से वापस देखें, अगर नहीं समझ में आया तो बाकी आराम से समझ में आ जाएगा। फिर विकास किसका गुणनफल है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना, नई चीज हो सकती है आपके लिए। विकास वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है, ये तो अपने को पता है। इसके साथ में ध्यान रख लेना परिपक्वता व अधिगम का भी गुणनफल होता है विकास। तो उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए लगा मेरे को क्योंकि वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल है ये तो अपने को पता है, लेकिन परिपक्वता व अधिगम का भी क्या है? ये गुणनफल है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, स्कूल के बच्चों के लड़ाई में पहले इसने मारा जैसी बातें अच्छा लड़का भली लड़की यानी कि उत्तम लड़का लड़की अवस्था, उत्तम लड़का लड़की अवस्था,
उसकी बात हो रही है। जो परंपरागत स्तर है आपका नैतिक विकास का, परंपरागत स्तर कौन से नैतिक विकास का? कोहलबर्ग के नैतिक विकास का, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का, उसमें आता है ये। नैतिकता पर इशारा करते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है, स्कूल में बच्चों की लड़ाई हुई, उसमें एक बच्चा बोल रहा है पहले इसने मारा, दूसरा बोल रहा है पहले इसने मारा, तो ये नैतिकता की ओर तो इशारा करता ही नहीं है। नैतिकता तो होता है खुद पर जो है नैतिक कार्य करना, जैसे मैं जो है जिम्मेदारी ले रहा हूं इसकी, तो पहला तो गलत है। अच्छा लड़का भली लड़की यानी कि उत्तम लड़का लड़की में सामाजिक प्रतिष्ठा नैतिकता के मापदंड तय करती है। बिल्कुल, सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस पर नैतिकता चलती है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा पर जो है नैतिकता चलती है उत्तम लड़का लड़की अवस्था में। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो कथन गलत है, कारण सही है। कथन गलत, कारण सही, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक किशोर पार्टी में यह सोचकर नहीं जा रहा कि उसके चेहरे के पिंपल को लोग देखेंगे और उसकी बेइज्जती होगी। ये किस विशेषता की ओर संकेत करता है? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए हो गया कि ऑप्शन अच्छे दिए हुए हैं। ठीक है, कोई एक किशोर यानी कि जो है आपका टीनेजर है, वो ये सोचकर कोई पार्टी में नहीं जा रहा कि उसके चेहरे के पिंपल को देख के लोग उसकी बेइज्जती करेंगे। ये विशेषता किसकी ओर अंकित करती है? तो ये आपकी काल्पनिक श्रोता। श्रोता यहाँ पर सुनने लायक जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना ये क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे, ये जो है काल्पनिक श्रोता में आता है। व्यक्तिगत दंत कथा में क्या आता है कि कोई जो किशोर है वो ये सोचे कि मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, मतलब मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, मेरा ये नहीं हो सकता, बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। ये जो कोई किशोर सोचता तो व्यक्तिगत दंत कथा आती है। और ये जो अपराजिता भी यही होती है, ये दोनों एक ही चीज होती है, अपराजिता और व्यक्तिगत दंत कथा। लेकिन यहाँ पर जो है पिंपल्स को देख के लोग क्या कहेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, ये काल्पनिक श्रोता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20। टीएटी जो परीक्षण है जो मॉर्गन व मूरे ने दिया है, बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं इसको। रोडसा जो शाही दावा परीक्षण है उसको, जो टीएटी परीक्षण है उसकी कौन सी विशेषता रोडसा शाही जो सोरसा परीक्षण है उससे अलग करती है उसको? तो इसका मतलब मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन में जो पहले नाम आता है ना उसकी विशेषता देखनी होती है अपनी को। ठीक है, व्यक्ति की भाषाई बुद्धि जो है व्यक्ति की भाषाई बुद्धि की परीक्षण में आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, टेट जो परीक्षण है आपका इसमें भाषाई बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि रोडसा में इतनी नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब जब कोई दो के बीच में तुलना पूछे ना तो पहला नाम आ जाए ना उसकी जो विशेषता होगी ना वही उत्तर होगा। मतलब टीएटी को रोडसा परीक्षण से अलग क्या करता है, मतलब टीएटी की विशेषता बता दो। देखो, व्यक्ति को स्पष्ट आकृतियां दिखाई जाती है तो ये शाही दावा परीक्षण में की जाती है, तो ये रोडसा की जो विशेषता है, तो ये तो होगा नहीं। ये व्यक्ति की भावना, इच्छा, संघर्ष, प्रेरक को उजागर नहीं करता, ये बात भी रोडसा से संबंधित है। ठीक है, और ये अचेतन मन के विचारों का मूल्यांकन भी नहीं करता, ये भी रोडसा से संबंधित है। ठीक है, टीएटी परीक्षण, ठीक है, मॉर्गन व मूरे ने दिया था, आपको पता है ये मॉर्गन व मूरे ने। इसमें कुल जो है वैसे 30 कार्ड होते हैं, लेकिन एक खाली कार्ड भी होता है, और परीक्षण में एक बार में 20 कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये बात अपन पहले देख चुके। अब आता है कि प्रयास का अभाव, मतलब कोई भी अभ्यास जो है उसका अभाव जो है सदैव एसआर बॉन्ड की शक्ति को क्षीण यानी कि कम कर दे, ऐसी हर परिस्थिति में अनिवार्य नहीं है। थांडाई का यह विचार किस नियम की ओर संकेत करता है? सबसे पहले बात प्रयास की हो रही है तो प्रभाव को तो हटा दो आप। उत्तर बचा अभ्यास और संशोधित अभ्यास में से। अभ्यास क्या कहता है? अभ्यास का नियम पुराना नियम था, यह कहता है कि बार बार कोई कार्य करने से जो है अच्छा बॉन्ड बनता है। बार बार कार्य करना या अभ्यास करना जो है कार्य को ज्यादा सफल बनाता है, ये पहले की बात है। लेकिन जब बात एसआर बॉन्ड की आ जाए और प्रयास का अभाव, मतलब हमें जरूरी नहीं है कि प्रयास नहीं करें और जो है एसआर बॉन्ड की शक्ति को क्षीण कर दे, ये हमेशा नहीं होता। मतलब कई बार बिना प्रयास के भी काम बन जाता है। ठीक है, हमेशा ये नहीं होता। पहले क्या बोला था कि अभ्यास के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अगर कोई आप जो है किसी चीज को मजबूत करना चाहते हो, कोई बॉन्ड को, तो आपको अभ्यास करना ही होगा। लेकिन जो संशोधित अभ्यास का नियम है वो क्या कहता है कि एसआर बॉन्ड की शक्ति को क्षीण कर दे, प्रयास का अभाव, ये हमेशा संभव नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जो है अभ्यास नहीं करना जो है बॉन्ड को क्षीण कर दे। तो ये संशोधित अभ्यास का नियम है। क्वेश्चन नंबर 22। सूझ से प्रदत्त विचार के शैक्षणिक निहितार्थ जानने के लिए सबसे उपयोगी चरण कौन सा है? तो सबसे पहले तैयारी होती है। ठीक है, तैयारी, ये अपन पिछला जो पेपर हुआ था ना फाइनल 1, उसमें चारों को वैसे अच्छे से देख चुके हैं, वापस मैं बता देता हूँ। तैयारी में क्या होती है? समस्या समाधान जो है उसकी तैयारी की जाती है, मतलब रणनीति बनाई जाती है, समाधान की तैयारी। फिर उद्भवन आता है। उद्भवन में क्या आता है? उद्भवन में कुछ समय के लिए समस्या छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए समय ये, ठीक है, कुछ
समय के लिए समस्या को, वैसे पिछली क्लास में मैं बता चुका इनको, छोड़ देना, लेकिन पूरा नहीं छोड़ते, अचेतन मन में चलता रहता है, अचेतन मन में चलता रहता, मतलब समस्या को भूल जाते नहीं है लेकिन छोड़ देते हैं यार, प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन अचेतन मन में उसका दिमाग में चलता ही रहता है कि यार कैसे करें क्या करें। प्रदीप्ति में क्या होता है, सूझ का आना, अचानक सूझ का आना, मतलब अचानक जो है पता चल जाता है कि कैसे जो है इसको अपने मतलब हल कर सकते हैं समस्या को। और शैक्षणिक जो निहितार्थ है आपका, वो जानने के लिए आपको क्या करना होगा, सत्यापन करना होगा, वेरिफिकेशन जो है उसमें अपने को पता चलेगा कि जो शैक्षणिक क्षेत्र में है उसके लिए जो है ये कितनी उपयोगी है। तो शैक्षणिक जो निहितार्थ है आपका, वो जानने के लिए आपको सत्यापन चरण का जो है उपयोगी चरण होगा। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा बोला नहीं जा रहा है छालों की वजह से, फिर भी आपके लिए क्लास बना रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छात्र लगातार परीक्षा में फेल हो रहा है, उसमें निम्नलिखित में से जो है इन 3 तरीकों का जो है उन्होंने सहारा लिया, इनमें से कौन सी समायोजन की युक्तियों को दर्शाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को जो है मेरे लिए एक नया क्वेश्चन था, इसको पढ़ने के बाद में मेरे को एक चीज समझ में आई, इसमें जो आपके पॉजिटिव ऑप्शन होंगे ना, उनको समायोजन की युक्ति माना जाएगा, पॉजिटिव ऑप्शन को ही समायोजन की युक्ति माना जाएगा, नेगेटिव को नहीं माना जाएगा। जैसे अपने समय का प्रबंधन करके कठिन विषयों का अभ्यास करता है, बिल्कुल ये पॉजिटिव चीज है, मतलब वो फेल हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, समय का प्रबंधन करके कठिन विषयों का प्रयास कर रहा है, ठीक है। फिर बात करें परीक्षा में बार बार असफल होने के कारण अपने दोस्तों पर गुस्सा निकालता, तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर आराम और ध्यान के जरिए तनाव कम करता है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये सही है। तो 1 व 3 सही है। तो ये क्वेश्चन से मैं यही सीखा हूं, मेरे लिए नया क्वेश्चन है कि एक छात्र परीक्षा में फेल हो रहा है, हालांकि ये भी समायोजन की युक्ति है, दूसरों पर वो विस्थापन कर रहा है, प्रतिस्थापन जो होता है ना, विस्थापन या प्रतिस्थापन, अपना गुस्सा जो है पढ़ाई के कारण दूसरों पर निकाल रहा है, तो ये भी जो है एक समायोजन की रक्षा युक्ति है, लेकिन पॉजिटिव वाला ही उत्तर माना जाता है इसमें, तो 1 और 3 होगा, 2 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स है आपका, एक सामान्य रूप में रहने वाले समायोजित व्यक्ति के जीवन में कब इसका समाधान हो जाता है। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है, ओडिपस तो आपकी पाई जाती है बालक में यानी लड़के में, और इलेक्ट्रा पाई जाती है लड़की में, लड़की में। इसमें क्या होता है, जो है आपके जो है विपरीत जो समान लिंग के माता पिता के प्रति एक द्वेष भावना हो जाती है। तो ये जो आपका फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत है उससे संबंधित है, फ्राइड का मनोलैंगिक सिद्धांत, उसको अच्छे से नहीं जानेंगे क्योंकि अपन कई बार इसको पढ़ चुके हैं, मनोलैंगिक सिद्धांत, और मैं बता चुका, प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें सब ये कराए हुए हैं मेरे, ठीक है। मनोलैंगिक सिद्धांत की जो आपका सबसे पहले ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है ये एक्टिव कब होती है, तो ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है ना आपकी, ये एक्टिव होती है लिंग अवस्था में, लिंग अवस्था में, तीसरी अवस्था ये थर्ड अवस्था है, और ये अवस्था आपकी जो है कब से कब तक चलती है, ये आपकी 4 से 6 वर्ष की होती है, ठीक है। इसमें तो ये क्या होती है, एक्टिव होती है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि समाधान हो जाता है, मतलब कम हो जाता है ये चीज। ये एक्टिव से जस्ट आगे वाली लेटेंट स्टेज, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं सुप्तावस्था, इसमें इसका क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। और ये आप मान के चलो जो है 7 वर्ष से लेकर 11-12 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, जो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो आता कब है, लिंग अवस्था में, ठीक है, जो 4 से 6 वर्ष की होती है, इसमें एक्टिव होता ही है, और इसका समाधान हो जाता है आपका लेटेंट स्टेज में यानी सुप्तावस्था में। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन भी अपन पहले कर चुके हैं, मैंने अलग से जो मतलब आपका पेपर हो जाएगा ना सेकंड ग्रेड का, तो मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट में 40 क्वेश्चन आए थे, अपने हार्ड पेपर था फिर भी, तो यहाँ तो अपने अब क्लास डबल हो गई, संस्कृत डिपार्टमेंट की भी प्ले लिस्ट है और इसकी भी, अब देखना कितने क्वेश्चन आएंगे, भले कितना ही हार्ड आ जाए पेपर फिर भी क्वेश्चन आएंगे अपने। व्यक्ति की, क्योंकि अपन लगभग पूरा कोर्स ही कवर कर लेते हैं इससे, व्यक्ति की केंद्रीय प्रेरक स्थिति और प्रक्रियाओं को अभिप्रेरणा में सहायक मानने वाला सिद्धांत, मतलब केंद्रीय प्रेरक स्थिति और प्रक्रियाओं को कौन जो है सहायक मानता है। क्वेश्चन मैं बता चुका आपको साइकोलॉजी की एक क्लास में, शायद इससे जो है माइनर कुछ कौन से की तो एक क्लास थी उसमें मैं बता चुका कि केंद्रीय प्रेरक स्थिति और प्रक्रियाओं को अभिप्रेरणा में सहायक मानने वाला जो सिद्धांत आपका हुआ मॉर्गन का सिद्धांत। कौन सा, मॉर्गन का सिद्धांत। अब मैं आपको जो है थोड़ी और चीज बता देता हूं, हार्लो क्या बताता है, हार्लो बाहरी अभिप्रेरणा को जो है नगण्य मानता है, बाहरी अभिप्रेरणा को नगण्य मानता है, मतलब कोई कारण मतलब नहीं है बाहरी अभिप्रेरणा का, नगण्य मानता है, ठीक है। हार्लो जो है किसको अच्छा मानता है, तो हार्लो बाह्य अभिप्रेरणा की जगह उत्सुकता, जिज्ञासा यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा को मुख्य मानता है। तो इस पर आधारित सिद्धांत कौन सा आ गया, हार्लो का।
हल, क्लार्क हल, क्लार्क हल का जो अंतर्निहित सिद्धांत है उसके अनुसार जो है क्लार्क हल क्या कहता है, ये भी पहले मैं बता चुका कि जो भूख प्यास जैसे जैविक भूख प्यास काम, ये जो जैविक अभिप्रेरक है ये जो है ज्यादा अच्छे होते हैं। अभिप्रेरक है, अभिप्रेरणा को जो है कार्य को प्रभावित करते हैं या अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। मैस्लो ने आवश्यकता को मुख्य माना है, आवश्यकता के आधार पर जो अभिप्रेरणा को माना है, आवश्यकता के आधार। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रक्रिया और केंद्रीय प्रेरक स्थिति के आधार पर मॉर्गन ने माना है। क्वेश्चन नंबर 26 डायरेक्ट यार को, चेतना को मन से अलग करने वाला मनोवैज्ञानिक टिचनर था। ठीक है, विलियम वुंट का शिष्य ही था, ये विलियम वुंट का शिष्य था, नाम है टिचनर। तो टिचनर ने जो है चेतना को मन से अलग बताया था। क्वेश्चन नंबर 27 एक 13 साल का बच्चा बार बार चोरी करता है, शिक्षक ने उसे समझाने के बजाय बार बार डांटता है। मतलब एक 13 साल का बच्चा बार बार चोरी करता है और शिक्षक ने क्या किया, उसको ऐसा समझाने की जगह डांट दिया। ठीक है, इस स्थिति में बच्चे के अपराधी व्यवहार को बढ़ावा देने वाला कौन कौन सा कारक रहा होगा। मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अच्छे से समझो, अगर अच्छे से समझोगे ना तो उत्तर मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है इजी से इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आपको समझना है इस क्वेश्चन को। कैसे समझोगे कि एक 13 साल का बच्चा बार बार चोरी करता है, शिक्षक ने उसे जो है समझाने के बजाय डांट दिया। ठीक है, यहां तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगली लाइन देखो, इस स्थिति में बच्चे के अपराधी व्यवहार को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कारक रहे होंगे। मतलब अपराधी व्यवहार बढ़ गया, मतलब शिक्षक के डांटने के बाद में अपराधी व्यवहार बढ़ रहा है, मतलब चोरी वो बार बार कर रहा है, तो इसका क्या कारण रहा होगा। अच्छा मित्र समूह तो कभी हो नहीं सकता, सकारात्मक या पुनर्बलन की बात नहीं है, खेल और व्यायाम की बात नहीं। उत्तर ऑप्शन 2 जाएगा, असंगत और कठोर प्रतिक्रिया। मतलब अगर टीचर उसको समझाता प्यार से तो हो सकता है वो छोड़ देता और वो अपराधी व्यवहार कम हो जाता, लेकिन उसको टीचर डांट रहा है, मतलब कठोर प्रतिक्रिया है, उसके कारण जो है वो उसको वापस बढ़ा रहा है कि अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर आता आपका कक्षा में एक बच्चा खेलते समय खुद बड़बड़ाता है। पहले ये करना है, फिर ये वाइगोत्स्की के किस अवधारणा का उदाहरण है, तो ये प्राइवेट स्पीच है, मतलब खुद से ही बात कर रहा है। ठीक है, एम के ओ क्या है, एम के ओ है कि मदद की मात्रा जिससे बच्चा और अधिक सीखे, जिससे बच्चा और अधिक सीखे, ध्यान रखना। मतलब जेडपीडी जो है ना, जोन अप्रोक्सीमेट जो है डेवलपमेंट, उससे संबंधित है ये एमकेओ। मतलब कोई बालक जो है सीखता तो है, लेकिन कुछ ऐसी मदद की मात्रा भी होती है दूसरे जो है बच्चे से या दूसरे स्टूडेंट से या माता पिता से, कुछ व्यक्ति से, जिससे वो और अधिक सीख सके, उसको एमकेओ कहते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है कौन सा, प्राइवेट स्पीच, जिसमें खुद ही बच्चा आपस में जो खुद से ही बातें करता है। अब ये क्वेश्चन देखो, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी इजी से भी इजी क्वेश्चन है। देखो मनोविज्ञान में आप 5-6 क्वेश्चन तो है ना कॉमन सेंस से कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन करूंगा और उससे पिछला क्वेश्चन भी अपन ने कॉमन सेंस से किया था, क्योंकि इसमें आपको देखना जरूरी है पूरा क्वेश्चन, तब थोड़ा कॉमन सेंस से अपन कर सकेंगे। देखो इंग्लिश वाला भी साथ में देखना, इधर इधर से ही देख लो चाहे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक मनोवैज्ञानिक ने छात्रों के ज्ञान और व्यवहार का मूल्यांकन किया और उसने पाया, सबसे पहला कथन, कुछ छात्र किसी विषय में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मतलब एक छात्र जो होता है वो दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, दूसरा बात क्या कर रहा है, कुछ छात्र अपने पिछले प्रदर्शन की तुलना में बेहतर या खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रही है, दो अलग छात्रों में तुलना हो रही है, दो अलग छात्रों में तुलना हो रही है, छात्रों में तुलना। देखो इतना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जोर ही नहीं आएगा आपको। यहां दो अलग छात्रों में तुलना हो रही है। ठीक है, यहां कुछ छात्र अपने पिछले प्रदर्शन की तुलना में बेहतर या खराब प्रदर्शन करते हैं। मतलब यहां पर एक ही छात्र की अलग अलग टाइम की, एक ही छात्र के अलग अलग टाइम की, अलग अलग जो है समय के प्रदर्शन की बात हो रही है, एक ही छात्र की। तो यहां पर एक शब्द होता है इंग्लिश में इंट्रा और एक होता है इंटर। ये देखो दो शब्द, इंट्रा तो होता है जब एक ही छात्र की बात हो, एक ही छात्र की बात हो, और इंटर होता है जब अलग अलग, इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, जब अलग अलग, मतलब अलग अलग जाति में जो है विवाह कर लेना, उसको इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। तो दो अलग अलग छात्रों में हो रहा है, तो मतलब ये तो इंटर होगा, पहला तो इंटर और दूसरा इंट्रा होगा, क्योंकि एक ही आदमी के जो दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है। हिंदी में इसको कहते हैं अंतर और इसको कहते हैं अंतः। तो पहले ऑप्शन में अंतर और दूसरे में अंतः कहां पर है वो देखो, तो पहले में अंतर दूसरे में अंतर, तो ये तो कैंसिल, पहले में अंतर दूसरे में अंतर, बस ऑप्शन 2 ही उत्तर होगा। आगे भी दिखा देता हूं मैं आपको,
पहले में अंत दूसरे में अंतर गलत और दोनों में ही अंतर गलत, तो पहले में अंतर दूसरे में अंत कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो गया। मतलब पहले में इंटर दूसरे में इंट्रा, क्योंकि पहले में एक व्यक्ति को दूसरे से तुलना करें और दूसरे में एक ही व्यक्ति की अलग अलग विशेषताओं की तुलना हो रही है। ठीक है, कॉमन सेंस से ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखनी चाहिए। रुचि क्या होती है? रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ध्यान में रख लेना इस बात को। ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा। अभिवर्ती अर्जित होती है, लेकिन रुचि जन्मजात भी होती है और अर्जित। कुछ जन्मजात रुचियां होती है, कलर वगैरह जो है, सुगंध वगैरह में जो है रुचि रखना, और कुछ अर्जित यानी कि बाद में सीखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता नहीं है? साहसिक चिंतन मतलब कोई अलग चिंतन करना, हटकर। विद्रोही प्रकृति मतलब लाइन से हटकर चलना। मौलिक विचार मतलब विचारों में मौलिकता होना, कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन परंपरागत व्यवहार नहीं होता है सृजनात्मकता में। परंपरागत तो व्यवहार का मतलब एक लाइन पर चलना, जो लाइन पर चलोगे तो सृजनात्मक क्रिएटिव नहीं हो सकते, तो लाइन से हटकर चलना होगा। विद्रोही प्रकृति करनी होगी, ना कि परंपरागत पर जो है व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 32, एक जो है साक्षात्कार को सुनने के बाद पता चला कि नेताजी को मोहम्मद रफी के गाने बहुत पसंद है। ये ओलपोर्ट के अनुसार नेताजी के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष है? ओलपोर्ट ने 3 गुण बताए, केंद्रीय, प्रधान और गौण। केंद्रीय में क्या आते हैं? केंद्रीय में आते हैं जो व्यक्तित्व की विशेषता बताते हैं, व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं, या जो है व्यवहार की व्याख्या करते हैं, व्यवहार की व्याख्या करते हैं। ठीक है, संख्या में कम होते हैं, संख्या में, सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया, संख्या में कम, ये प्रधान होते हैं, प्रधानशील गुण। ठीक है, ये जो है आपके प्रधानशील गुण है, ये नहीं है। ठीक है, प्रधानशील गुण कौन से होते हैं? जो आपके व्यक्तित्व से जुड़े होते हैं, व्यवहार की व्याख्या करते हैं, संख्या में कम होते हैं। जैसे गांधीवादी, मतलब कि ये व्यक्ति गांधीवादी है, व्यवहार से जुड़ा हुआ है, संख्या में कम है। ठीक है, फिर आता है केंद्रीयशील गुण। केंद्रीय में कौन से आते हैं? जो अपन बायोडेटा में लिखते हैं, स्फूर्त है, यानी जो है हम क्या है, बहुत जो है मेहनती हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार, ये सारे गुण होते हैं आपके कौन से? केंद्रीय। इसमें कलाम ने ऑप्शन 1 उत्तर माना, लेकिन इसका उत्तर ऑप्शन 2 होगा, गौण। गौण मतलब कोई चीज आपको अगर पसंद नाम आ जाए ना, मुझे आम पसंद है, मुझे आम पसंद है, तो जब पसंद नाम आ जाए तो वो गौण होंगे। ठीक है, यहाँ पर कलाम ने 1 माना, लेकिन मेरे हिसाब से उत्तर 2 होना चाहिए। आप कमेंट कर सकते हैं, अगर 2 नहीं है तो 1 है, तो कारण सहित उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पसंद नाम आ रहा है तो उत्तर 2 होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के प्रारंभिक मॉडल में कौन सा प्रकोष्ठ नहीं था? गिलफोर्ड का जो प्रारंभिक मॉडल था उसमें कौन सा प्रकोष्ठ नहीं था? तो संज्ञान नहीं था। कौन सा नहीं था? संज्ञान नहीं था। जो गिलफोर्ड का जो मॉडल है, इसमें 3 आपके जो है क्या है, 3 जो है इसमें क्या दिए हुए हैं, अवयव दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, और तीसरा उत्पाद या उत्पादन। इसमें 6 प्रकोष्ठ है, इसमें 5 और इसमें 6, और इन तीनों को आपस में गुणा करने पर 180 प्रकोष्ठ आते हैं। तो ये थे, लेकिन प्रारंभिक था उसमें अलग थे। प्रारंभिक में इसमें 5 थे, इसमें 4 थे, और इसमें आपके 6 थे। तो यहाँ पर एक एक जुड़ गया। आप तो यहाँ पर जो एक नया जुड़ा था ना, संक्रिया में एक जो नया जुड़ा था उसका नाम था आपका संज्ञान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संज्ञान जो है संक्रिया में नया जुड़ा था, आपको इसमें जो है ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगले जो क्वेश्चन अपन वैसे कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि संज्ञान को बाद में जोड़ा था, और विषय वस्तु है ना, इसमें बाद में सर्वे और दर्शय को अलग किया गया था। दर्शय व सर्वे पहले एक थे, तो अब दर्शय व सर्वे को अलग कर दिया गया था विषय वस्तु में। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।